नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग 11/8/2022 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इसी डेट का जो पहला शिफ्ट था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। जैसा पिछला वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से डिटेल में सॉल्व करेंगे। छोटा से छोटा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक कैलकुलेशन का हर एक स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उससे एकदम आसपास का जो थ्योरी है, जो फॉर्मूलाज है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका मिक्सचर से। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? एन एलॉय कंटेन्स 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ निकल। मतलब 40, 30 और 30 तीनों मिलकर 100 हो गया। ठीक है, तो एलॉय के अंदर सिल्वर, कॉपर और निकल का परसेंटेज आपको दिया गया है। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द एलॉय सो दैट द न्यू एलॉय कंटेन्स 50% ऑफ सिल्वर। मतलब एलॉय का जो वेट है दैट इज 25 kg एंड इसके साथ आप कितना सिल्वर ऐड करोगे सो दैट जो न्यू एलॉय बनेगा उसके अंदर आधा सिल्वर हो। 50% मतलब आधा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो तीनों परसेंटेज दिया गया है सिल्वर, कॉपर और निकल का, हम लोग का काम जो होगा सिर्फ सिल्वर से होगा। 40% आपको दिख रहा है सिल्वर का परसेंटेज। 40% मतलब सीधा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए दैट इज 2/5। 20% क्या होता है? 20% होता है आपका 1/5। तो 40 उसका दुगना, तो 2/5। ऐसे ही 60% अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/5 और 80% करेंगे तो 4/5। ये एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है, सोचना भी ना पड़े ऐसा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड। पहले देखिए, पहले जो 25 था उसके अंदर सिल्वर कितना था? 40% मतलब 2/5, तो 25 इंटू 2/5। देखिए कुछ कुछ छोटा छोटा जो स्टेप होगा हम लोग माइंड में करेंगे। ठीक है, जो लिखने वाला है वो लिख लेंगे। तो 25 का 2/5 तो 10 भाग, 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो 10 बाई हो गया आपका 25। ठीक है, हम लोग ऐड क्या करेंगे? सिल्वर को ऐड करेंगे। तो 10 प्लस एक्स बाई 25 प्लस एक्स। ये क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आधा, हाफ। क्योंकि जितना सिल्वर हम ऐड किए हैं वो जो नया एलॉय बन रहा है उसका हाफ है, 50% है, तो हाफ लिख दिए। अब सीधा कैलकुलेशन करेंगे। 20 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 25 प्लस x। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है लैंग्वेज को। लैंग्वेज अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइट का फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए सबको पता रहता है दैट इज √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू 8, तो 4√3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन में क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन जब आप आंसर टिक कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि 4√2 भी है ऑप्शन बी के अंदर, 4√3 भी है ऑप्शन सी के अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान से टिक करना है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन आए ये बहुत ही हेल्प करता है। देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो अगर इसका साइड जो है, इसका साइड अगर a इज इक्वल टू 2√3a हुआ, मतलब साइड का वैल्यू अगर 2√3a हुआ, ठीक है, इन दैट केस जो एरिया बनेगा दैट विल बी 3√3a²। जो सर्कम सर्कल रेडियस बनेगा दैट विल बी 2a। इन सर्कल रेडियस हो जाएगा आपका 1a और हाइट हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि हाइट जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में दैट इज द सम ऑफ इन सर्कल प्लस सर्कम सर्कल दोनों का रेडियस का जो समेशन होता है दैट इज हाइट। क्लियर है? मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड है दैट इज 6, तो आप लोग क्या करोगे? 2√3a
दैट इज इक्वल टू 6 मान लोगे तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और मान लो एरिया पूछा है तो 3√3 ए स्क्वायर कर दोगे। अगर सर्कम सर्कल रेडियस पूछा है तो 2a कर दोगे। अगर r पूछा है स्मॉलर इन सर्कल रेडियस तो 1a और हाइट पूछा है तो 3a, ठीक है। ये अगर रट के रखोगे a इजिकल टू अगर 2√3a हुआ तो कैपिटल A कैपिटल R स्मॉल h, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा तो फार्मूला सबको याद रहता है लेकिन ये याद रहने से और भी जल्दी होगा, ठीक है। स्पेशल केस है, बहुत ज़्यादा केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पूछा जाता है तो इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। पहली बात, जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखेंगे, सीधा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का जो दूसरा लाइन होगा वो हम लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का लास्ट में देखिए +4 है, उसके साथ -2 × 2 है, मतलब +4 और -4, तो दोनों तो कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का या कंसिडरेशन में लेने का ज़रूरत है ही नहीं। अभी दूसरा लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 980 बाय आपका हो जाएगा कितना ना 35 इंटू हो जाएगा आपका 16। क्लियर है बात। अब देखिए कैसे जा रहा है ना, 7 से अगर काटेंगे तो 7 5 35 और 14 7 98 तो 140 और 28 5 140, ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 × 8, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 8 और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन सी है, दैट इज 448, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई करना हुआ 28 × 16 कैसे करेंगे ना, 28 को हम लोग तोड़ लेंगे 20 + 8 तो 16 × 20 320 और 16 × 8 कितना हो जाएगा 128, 16 8 128, तो कितना आ जाएगा 448। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area? तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको 8% से बढ़ाया गया है, जो ब्रेथ है उसको 10% से घटाया गया है, तो एरिया में कितना चेंज होगा। तो नेट चेंज फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा जो यूज़ करते हैं AB मेथड, A + B + A × B by 100। फॉर्मूला तो याद होगा सभी को, ठीक है। याद रखना है कि इंक्रीज जब होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग साइन क्या लेते हैं प्लस, अगर डिक्रीज हुआ तो हम लोग साइन क्या लेते हैं नेगेटिव। क्लियर है बात। अभी देखिए आपको साइन का अच्छे से ध्यान रखना है। 8% से इंक्रीज हुआ, 10% से डिक्रीज हुआ तो -10 लिखेंगे, और इधर ए और बी का इंडिविजुअल साइन अगर कंसिडर करेंगे तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा, इसलिए ऊपर 8 × 10/100। तो कितना आ रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है -2 और -80/100 तो 0.8, तो -2.8% जो है आपका आंसर आ रहा है। माइनस क्या डिनोट करना है, डिक्रीज डिनोट करना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिक्रीज बाय 2.8%। एक बात का ध्यान रखना है कि आंसर आप फाइंड करो और ऑप्शन डी को टिक कर दो, दोनों में ही 2.8% है। जल्दबाजी में कभी कभी ये हो जाता है कि ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन डी टिक हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिक्रीज है या इंक्रीज, इसलिए मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक्स को जान लेंगे, उसके बाद जो बेस्ट अप्रोच है उससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। ठीक है, मतलब 500 से लेकर 650 तक कितना ऐसा नंबर है जो ना तो 3 से ना तो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 और 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह का लैंग्वेज चलता है। एक है आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम 500 to 650, और
दूसरा जो है बिटवीन 500 एंड 650, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा नंबर लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ अगर फ्रॉम 12 टू 16, और मैं लिखता हूँ बिटवीन 12 एंड 16। अच्छे से समझ लीजिए, ये जो लॉजिक है ये भी आपका रीजनिंग में भी काम आता है। रीजनिंग का जो आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। देखिए, अगर मैं 16 से 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4। अच्छे से समझिए, ये जो 4 आ रहा है मतलब 12 को छोड़ के आगे अगर 4 नंबर तक हम लोग जाएंगे तब हम लोग को 16 मिलेगा। ये जो 4 नंबर है इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 13 है, इसके अंदर 14 है, इसके अंदर 15 है, इसके अंदर 16 है, ठीक है। मतलब इसके अंदर 12 नहीं है। तो जब भी हम लोग किसी नंबर से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो जिसको माइनस करते हैं मतलब यहाँ पे 12, वो उसको हम लोग मतलब कॉन्सिडर नहीं करते हैं डिफरेंस में, ठीक है। देखिए, ऐसे ही जब हम लोग बोलते हैं कि फ्रॉम 12 टू 16, फ्रॉम 12 टू 16, यहाँ पे तो क्वेश्चन में आसान कर दिया है इंक्लूडिंग बोथ देकर, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहता फिर भी फ्रॉम 12 टू 16 इसका मतलब क्या, 12 से लेकर 16 तक, ठीक है। तो 16 माइनस 12 कितना होता है, 4, जिसके अंदर 12 नहीं आता है, लेकिन फ्रॉम है तो हम लोग को एक ऐड करना पड़ेगा, 12 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही अगर हम लोग लिखते हैं बिटवीन 12 एंड 16, मतलब क्या ना 12 और 16 के बीच में, जब बीच का बात आता है तब हम लोग ना तो 12 को लेते हैं ना तो 16 को लेते हैं। लेकिन हम लोग पहले ही देख लिए, जब 16 से 12 को हम लोग माइनस करेंगे तो 4 आता है जिसके अंदर 16 आता है, 12 तो नहीं आता है लेकिन 16 आता है। तो अगर हम लोग ये फाइंड करें कि बिटवीन 12 एंड 16 कितना नंबर है, तो 4 माइनस 1 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है ये आपको क्लियर आना चाहिए, क्योंकि कभी बिटवीन दे देगा कभी फ्रॉम दे देगा। ओके, आगे देखिए, जब लिखा है कि फ्रॉम 500 टू 650, तो 650 माइनस 500 कितना आएगा, 150, जिसके अंदर 650 तो इंक्लूड है लेकिन फ्रॉम है तो हम लोग को 500 भी लेना है। तो 150 प्लस 1 151 हो जाएगा टोटल नंबर। ऐसे ही जब बिटवीन 500 एंड 650 है मतलब बीच का बात हो रहा है, तब हम लोग 500 को भी नहीं लेंगे 650 को भी हम लोग नहीं लेंगे। तो 150 माइनस 1 वो कितना आ जाएगा, 149, ठीक है। ओके, अभी इस क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज कौन सा दिया गया है ना, फ्रॉम 500 टू 650, ठीक है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो मेथड होता है कि हम लोग पहले 1 से लेकर 499 मतलब 500 से एक पहले 499 तक हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके बाद 1 से 650 तक कंसीडर करते हैं और दोनों का माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वो एक मेथड होता है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। देखिए, नंबर जो है 151 जो नंबर है ये क्या है, ये है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद ही एक आ रहा है, ठीक है। तो जब नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आ रहा है तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, लॉजिक को समझिए। देखिए, जैसे है 3, तो आप अगर कोई भी 3 नंबर ऐसा लोगे जो कॉन्जिक्यूटिव है तो उसमें से एक नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 का जो टेबल होता है उसमें क्या आता है, पहले 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, मतलब आप देख रहे हो 3 गैप है। मतलब कोई भी 3 नंबर लगातार आप अगर ले लोगे तो उसमें से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं 12 13 और 14, इसमें आप देख रहे हो 12 जो है 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर हम लोग लेते हैं 19 20 21, तो लगातार 3 नंबर है जिसमें से 21 जो है 3 से डिविजिबल है। तो जब 3 का बात हो रहा है तो उसमें से एक नंबर जो है, अगर लगातार लेंगे 3 नंबर तो उसमें से एक नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा, बाकी 2 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर 7 का देखेंगे तो 7 के टेबल में गैप कितना रहता है, 7 का गैप रहता है। तो कोई भी लगातार अगर 7 नंबर हम लोग ले लेंगे उसमें से एक नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, बाकी 6 नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 15 से स्टार्ट करते हैं, 15 16
17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, लगातार 7 नंबर है, तो उसमें से आप देख सकते हैं 21 जो है 7 से डिविजिबल है। तो कोई भी 7 नंबर लगातार अगर आप लोग ले लोगे तो उसमें से एक नंबर ऐसा आएगा जो आपका 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस लॉजिक को लगाकर। तो देखिए 151 लगातार नंबर है, 151 जो नंबर है इनटू हम लोग लिखेंगे 2/3 इनटू हम लोग लिखेंगे 6/7। लॉजिक को समझिए कैसे होगा। देखिए मतलब क्या ना, मतलब अगर लगातार 3 नंबर लेंगे तो उसमें से 2 नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर लगातार 7 नंबर लेंगे तो उसमें से 6 नंबर जो है आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को लगाकर हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि 151 जो कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार नंबर है उसमें से कितना 7 से भी नहीं और कितना 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्लियर है बात? देखिए अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग 3 से 2 को काटेंगे तो मतलब 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना बना? ये बना 151 इंटू 4/7। अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब एक प्रोसेस है उसको लगाना पड़ेगा। देखिए नीचे कितना है? नीचे है आपका 7। ठीक है, तो 151 के पहले ऐसा एक नंबर लेना है आपको जो 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जो नंबर आप लेंगे उससे बाद जितना नंबर आएगा उसको हम लोग मैन्युअली चेक करेंगे। ठीक है, देखिए तो 151 के पास अगर हम लोग 151 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए 7 दूनी 14 और इधर 11 आ रहा है, तो 7 1 7, तो 4 हो जाएगा रिमाइंडर। मतलब 21 इंटू 7 दैट इज 147। तो 147 ऐसा एक नंबर है जो आपका 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग को वो लेना है 147 इंटू 4/7। तो 7 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 21, ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो 84 ऐसा नंबर है, इतना नंबर है जो 3 से भी नहीं 7 से भी नहीं डिविजिबल है। लेकिन ये कितना तक आया? ये आया आपका 147 तक। इसका आगे वाला हम लोग को कंसिडर करना है इंडिविजुअली, मतलब मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। देखिए ये मेथड आपको समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार आप इसको समझ जाओगे ना तो इस तरह का जो डिवाइड वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो नाइदर दिया हुआ हो या 3 और 7 दोनों से ही दिया मतलब दोनों से ही डिविजिबल होगा ऐसा बोल दिया हो, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लॉजिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अच्छा, तो 151 के पास नंबर हम लोग 147 तक देखें। अब इससे अगर आगे जाएंगे तो क्या क्या आएगा ना, 148 आ जाएगा, 149 आ जाएगा। अच्छा 149 के बाद 150 आ जाएगा और 151 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार 151 नंबर है हम लोगों के पास। इतना क्लियर है? अब देखिए एक ट्रिक समझिए। देखिए जो ऑप्शंस है बहुत क्लोज नहीं है। पहले है 87, देन 21, देन 121, देन 99, बहुत गैप है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे यहाँ तक आपका कितना आया है? यहाँ तक आया है आपका 84, 147 तक। अब इसके बाद अगर 4 नंबर जो है अगर डिविजिबल हो जाता है, मान लो डिविजिबल हो गया तो कितना होगा आपका? सॉरी 4 नंबर अगर डिविजिबल नहीं होता है, आपको क्वेश्चन में पूछा है ना कि नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। तो अगर मान लो ये 4 नंबर भी 3 या 7 से डिविजिबल नहीं है तो टोटल कितना नंबर निकल के आएगा? ऐसा नंबर जो 3 से भी नहीं 7 से भी नहीं डिविजिबल है, वो आएगा 84 + 4 88 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक ही ऐसा ऑप्शन आपको लग रहा है जो आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो गया तुक्का वाला, मतलब तुक्का तो नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव तुक्का हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैथ में जो है कैलकुलेटिव तुक्का बहुत चलता है। आपका अगर लॉजिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन को आधा सॉल्व करने के बाद आप आराम से आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जीके की तरह यहाँ पे तुक्का आप तो नहीं लगाओगे। आप अगर तुक्का लगाओगे तो ब्लाइंडली नहीं लगाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा सोच के आप लगाओगे। लॉजिक आपका क्लियर आना चाहिए। ठीक है, देखिए आप तो प्रोसेस क्या है ना, 84 तो पहले आ गया 147 तक। अब हम लोग को देखना है कि बाकी जितना नंबर है उसमें से कितना नंबर मैन्युअली हम लोग चेक करेंगे, कितना नंबर जो है आपका
3 या 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, देखिए 148, अच्छा पहली बात 147 जो है ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल होने वाला इसका अगला नंबर क्या होगा, सीधा 7 ऐड करेंगे 154 हो जाएगा। ठीक है, तो 154 तक तो हम लोग जा ही नहीं रहा है, 4 नंबर है। तो क्लियर है अगर लगातार 4 नंबर लेंगे तो उसमें से एक नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। ये तो मतलब ये तो लॉजिक ही हो गया ना, जो पहले मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल अगर चेक भी नहीं करोगे आपको पता चल जाएगा। देखिए 148, 149, 150, 151, इसमें से कोई भी नंबर 7 से तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को 3 से भी चेक करना है। तो 148 जो है ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, 8 और 4 12 और 1 13, तो 4 आ रहा है, नहीं होगा। अच्छा 149, तो 9 को छोड़ देंगे, 4 और 1 5, 5 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 150 जो है 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 से डिविजिबल। और 151 जो है 5 और 6 7, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब 84 के बाद 3 नंबर ऐसा आया जो आपका 3 या 7 से डिविजिबल नहीं है। 150 को भी हम लोग ले सकते थे, 150 7 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 से तो डिविजिबल है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 से भी नहीं होना चाहिए, 7 से भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर बन जाएगा आपका 87, जो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने में लगभग मुझे 10 मिनट से ऊपर लग गया है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा गहरा है, पहले मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सा समझाया, फिर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्स टू मैक्स आपका 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, लॉजिक आपको क्लियर आना चाहिए। पहले हम लोग देख लेंगे कि कितना नंबर तक डिविजिबल हो रहा है, ऐसा एक नंबर लेंगे उसके आसपास जहां तक डिविजिबल होगा, जो है यहाँ पे 147। उसके बाद हम लोग मैन्युअली चेक करेंगे। और ये भी लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि अगर 3 है तो लगातार 3 नंबर में से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, बाकी 2 नहीं होगा। अगर लगातार 7 नंबर ले रहे हैं तो उसमें से एक नंबर 7 से डिविजिबल होगा, बाकी 6 नहीं होगा। ऐसे ही आप 14 ले लो, 15 ले लो, क्योंकि टेबल में होता क्या है, टेबल में जैसे 14 का टेबल है तो 14 1 14, 14 2 28, तो गैप कितना का रहता है, 14 का रहता है। क्लियर है बात, मतलब क्या, लगातार अगर 14 नंबर लोगे तो उसमें से एक नंबर 14 से डिविजिबल होगा, वही लॉजिक है। और ऊपर से आप ये भी देख सकते हो, अगर आप मान लो थोड़ा सा क्लोज नंबर से आप देख लिए कितना आ रहा है तो आप आंसर टिक कर सकते हो। अगर आंसर में गैप बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पे पॉसिबल है, 84 अगर हम लोग आ रहा था तो एक्यूरेट भी अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो 87 हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है आसाम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 7,800 इन 3 ईयर्स एंड 11,232 इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द रेट परसेंटेज। ओके, देखिए हम लोग जानते हैं कि अमाउंट जो होता है दैट इज p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर t। ठीक है, तो t के जगह 5 आएगा 5 सेल के लिए, 3 आएगा 3 सेल के लिए, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 3 2 आएगा। तो कॉपी पे आपका पहला लाइन जो होना चाहिए दैट इज 1 प्लस r बाई 100 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 11,232 बाई 7800। ठीक है, आपको सब कुछ फॉर्मूला पहले लिखना है उसके बाद डिवाइड करना है, उतना नहीं लिखना है, स्टार्ट ही आपको करना है यहाँ से 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर दैट इज 11,232 बाई 7800। ठीक है, आप काटा कुटी करेंगे। देखिए 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर देखेंगे नीचे है 78, 13 से जाता है 78, तो 13 6 78 600, ऊपर देखिए 13 8 104, 104 अगर रहेगा तो 8 आ जाएगा नीचे, तो 83 के लिए 13 6 78, तो 5 आया तो 13 4 52। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक को अपने दिमाग में क्लियर रखिए। यहाँ पे है आपका स्क्वायर, मतलब राइट साइड पे ऊपर भी और नीचे भी ऐसा एक नंबर आना चाहिए जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए इस तरह का लॉजिक जो है बहुत ही मामूली लॉजिक है, अगर इसको पहले से आपके दिमाग में रहा या अगर सेट रहा ना तो आप जल्दी जल्दी काटाकुटी करोगे, जल्दी जल्दी पकड़ लोगे कि किससे काटना है।
ठीक है, क्योंकि आपका आंख जो है, आपका दिमाग जो है, ये ढूंढेगा कि कहाँ से मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए नीचे आ गया 600, तो अगर 6 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा कितना ना, 6 6, तो 26 आ गया, 4 से जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 से जाएगा तो 24। ठीक है, तो 144/100, तो ये कितना आ रहा है 1 + r/100 दैट इज इक्वल टू 12/10। ठीक है, तो 1 से अगर माइनस करेंगे 12/10 तो कितना आ जाएगा, r/100 आ जाएगा आपका 2/10। यहाँ से आप देख सकते हो r का वैल्यू हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए कोई भी एक क्वेश्चन के लिए, चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन हो, कितना लिखना है, कहाँ से आपको कॉपी में स्टार्ट करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 40 सेकंड भी लग सकता है, उसी क्वेश्चन को अच्छे से लिख के सॉल्व करने में आपको 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, वहां से ये क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आसान रहता है, बस आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। बोला जा रहा है अ पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो व्हिच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो देखिए एक स्ट्रीट है, एक साइड में विंडो जो है आपका 3√5 हाइट में है, एक पोल को रखा गया है लैडर की तरह, जिसका लेंथ जो है आपका 23 मीटर है। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, एक ही जगह पे रखकर, द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अगर पोल को घुमाएंगे तो, और एक विंडो है जो आपका 4√15 ये हाइट में है, 4√15। ठीक है, तो पोल को अगर घुमाएंगे तो पोल का लेंथ तो सेम ही रहेगा। आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट का विड्थ अगर फाइंड करना है, मतलब हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, नॉर्मल पाइथागोरस ही हम लोग यूज करेंगे। आपको जो बोला जाता है बार बार कि 1 से लेकर 50 तक जो स्क्वायर है उसको रट लो अच्छे से, उसका काम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखिए इस साइड का अगर करेंगे राइट साइड का, तो कैसे होगा, √23 का स्क्वायर होता है 529। 21 से स्टार्ट करेंगे अगर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625 और 26 का 676। ठीक है, पूरा रटा होना चाहिए एकदम। माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो जो रूट के अंदर है 5 × 3 का स्क्वायर 9, तो 45 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 और इधर 48, तो ये हो जाएगा आपका 22। इधर भी देखिए, इधर आ जाएगा कितना ना, 529 तो आ ही जाएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 × 15, कैसे करेंगे देखिए, 16 × 15, 15 × 10 150 और इधर 90, तो कितना आ रहा है आपका 90 और 150 240, तो 240, तो माइनस अगर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जा रहा है, 4 8 12 और 2 3 2 289, तो ये आ रहा है 17, तो 17 + 22 कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब आपको पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना है। बोला जा रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप इनिशियली। ओके, तो ए रह गया, बी रह गया एंड सी रह गया। ए इन्वेस्टेड 29,000 while B and C invested 25,000 each। हम लोग तीनों जीरो को अभी छोड़ देंगे, बस 29 को लिखेंगे, 29 25 एंड आपका 25। ठीक है, आफ्टर 4 months ए विथड्रू 3,000, 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक कितना था आपका 29,000 ही था,
उसके बाद कितना आया, 3000 निकल लिया है, विथड्रॉ मतलब निकल लिया है, तो कितना बचा 26। ये कितना महीने तक चलेगा, बाकी का 8 महीने तक चलेगा। ओके, आफ्टर 2 मंथ्स सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर, मतलब 6 महीने का बात हो रहा है, 4 के बाद 2 तो 6 महीना हो गया, तो 25 इंटू 6 इधर हो गया, सॉरी बी का तो बात नहीं हो रहा है, सी का बात हो रहा है, तो 25 इंटू 6 इधर हो गया, प्लस इन्वेस्ट किया है आपका कितना इन्वेस्ट किया है ना, 12,000 इन्वेस्ट किया है, तो 37 हो जाएगा, 25 प्लस 12 37 इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 25 इंटू 12 बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम लोग जानते हैं जितना रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ 33,200 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सी का शेयर हम लोग को फाइंड करना है। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग बिना कैलकुलेशन किए पहले थोड़ा सा कटाकुटी कर लेंगे, सो दैट नंबर जो है छोटा बन जाए। देखिए अगर 2 से कटेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। जब इस तरह से कटेंगे, बीच में प्लस है, तो ध्यान रखना 6 कॉमन में जाता है, तो दोनों में ही आपको कटना है, ऊपर और नीचे। गलती नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक में भी कट दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो 2 से अगर कटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये भी आपका 3 आ जाएगा। इधर 2 से काटेंगे तो ऊपर 2, नीचे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे बना 29 इंटू 2, ये तो 58 आ जाएगा, प्लस 26 इंटू 4 तो ये होता है 104। यहाँ पे 25 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 150, और इधर है आपका 25 इंटू 3 75, प्लस आपका 37 इंटू 3, तो 37 इंटू 3 कैसे करेंगे ना, 30 इंटू 3 90, 90 प्लस 21 तो 111, तो ये आ जाएगा 186, ये 150 आ गया, और ये हो जाएगा 162। और एक बार हम लोग काट सकते हैं 2 से, 81 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 93। अच्छा, आप देख सकते हो 3 से भी कट जाएगा, तो 27 3 होता है 81, 25 3 होता है 75, और 31 3 होता है 93। ओके, तो एक चीज देखिए, आपको पूछा है सी का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो 332 जो है, जीरो को मैं छोड़ रहा हूं नीचे, नीचे अगर आप देखेंगे 27 प्लस 25 प्लस 31 कैसे करेंगे, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 तो 70, 70 के साथ 7 5 और 1, 7 और 5 12 और 13, मतलब 70 प्लस 13 83। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, ये सब माइंड में करना है। कैसे करना है, छोटा से छोटा स्टेप मैं बोल रहा हूं, आपको बस मेरा साउंड को फॉलो करना है, आप अच्छे से पकड़ लोगे, सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके, तो 332/83 आ गया, इनटू क्या करना है ना, सी का शेयर जो है आपका लिखना है, तो ये है 31। अब देखिए 83 जा होता है आपका, 83 जा नहीं 84 जा होता है आपका 332, तो 4 इंटू 31 ये होता है 124। 2 जीरो को हम लोग पहले ही छोड़ दिए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जीरो के बारे में आपको उतना सोचना ही नहीं है, उसको छोड़ के कैलकुलेशन करते रहना है। ज्यादातर केस में जीरो को छोड़ के करोगे तो टाइम भी बचेगा और लास्ट में आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड होता है कि आप पूरा तोड़ दो। ठीक है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको पूरा एकदम तोड़ दो, और ए माइनस बी क्यूब जो है, बी का जो होल क्यूब है उसको पूरा तोड़ दो, फिर आप देखो अरेंज करो, फिर आप लास्ट में ए बी सी जो रहता है उसका वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, देखिए इस स्पेशली इस क्वेश्चन में यहाँ पे है ए और बी, ठीक है, सी नहीं है। अगर ऐसा रहता ए समथिंग फिर बी समथिंग फिर सी समथिंग, तो मैं जो मेथड बोलने जा रहा हूँ वो काम में नहीं आता। ठीक है, लेकिन इस तरह के केस में जहां पे सिर्फ ए और बी है, आप एक्स और वाई का वैल्यू मान के, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप ए और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो आपको पूछ रहा है हाफ ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी का अगर वैल्यू आपको पता होगा तो आप आराम से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। देखिए अगर हम लोग एक्स की जगह 1 और y की जगह अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए कैसे हो रहा है। अगर x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो b के साथ जो है टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा,
क्योंकि उसमें y है, और इधर हो जाएगा कितना 16a। ठीक है, क्या पुट करेंगे नहीं करेंगे ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस का बात होता है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा, उतना एक्सपीरियंस होगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना जल्दी जल्दी आप पकड़ लोगे। देखिए 16a, x इज इक्वल टू 1 पुट किए हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो 2y जो दोनों तरफ है नहीं रहेगा, तो 4q प्लस 4q, तो 64 प्लस आ जा रहा है आपका 64। तो a का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से आपका 64 प्लस 64 128, 16 8 128, 128, तो a का वैल्यू आ जाएगा 8। इसके बाद देखिए अगर हम लोग ऐसा करें कि x भी 1 और y भी 1 पुट करें, तो हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को a का वैल्यू पता है, तो वहां से हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। x भी 0 y भी 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 16 आ गया, दोनों ही 1 है, तो 16 इंटू ए प्लस बी आ गया। लेफ्ट साइड में देखिए आपका ये जो है 4x प्लस 2y, इसमें अगर 1 1 पुट करेंगे तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब 216, और आपका जो ये है 4x माइनस 2y, इसमें आप देखिए 1 अगर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो प्लस 8 आ गया, तो ये बन गया 224। अगर यहाँ से 16 से अगर भाग दे देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 16 1 16, 6 बच गए, तो 16 4 64, तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 14 है, a का वैल्यू अगर 8 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए हाफ ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं क्या ना, 8 6 और 10 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कैसे होता है ट्रिपलेट ना, 3 4 और 5, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये ट्रिपलेट बन जाता है। तो 8 6 10 आपको पुट करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो हाफ इंटू 10, तो 5 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये होता है एक आसान मेथड वैल्यू पुटिंग करके, लेकिन मैं बोल दिया मैंने पहले ही कि हर एक केस में ये नहीं होगा। जब a प्लस बी प्लस सी होगा तब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब तीनों वेरिएबल हो जाएगा और वैल्यू पुट करके आप फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं कर सकते एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन है आपका HCF LCM से। ठीक है, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 108 124 एंड 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन है जिससे हम लोग अगर 108 124 और 156 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा सेम होगा हर एक केस में। ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया है तो आपको HCF तो फाइंड करना है, लेकिन किसका HCF फाइंड करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को। हम लोग को बोला है सेम रिमाइंडर रहना चाहिए, तो मेथड जो है 108 आपका 124 और है आपका 156, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उनका HCF हम लोगों को फाइंड करना है, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो 108 और 124 इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा 16। 124 से लेकर 156 तक इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 6 2 और यह 3। ठीक है, तो 32। और अगर 108 और 156 इसका अगर डिफरेंस हम लोग फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा ना, 56 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो हम लोग का क्या करना है 48 16 और 32 इसका HCF फाइंड करना है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि HCF जो होगा 16 होगा, ज्यादा सोचने का है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से, बोला जा रहा है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर और वो है आपका उसका सेंटर, ये आपका 20। T इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड TA इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, मतलब एक बाहर का पॉइंट है T और TA जो है एक टेंजेंट है सर्कल का। ठीक है,
ओके, तो मान लीजिए ये है टी और ये है आपका ए। ओटी का लेंथ आपको दिया गया है, दैट इज 26। ये है आपका 26। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टी ए? टी ए का लेंथ आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ओ और ए को हम लोग जोड़ दें, ये क्या है, ओ और ए, ये है आपका रेडियस। डायमीटर अगर 20 दिया गया है तो रेडियस कितना होगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही देखिए, जब हम लोग जानते हैं टेंजेंट जो है जब रेडियस के साथ मिलता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फॉर्म होता है आपका राइट एंगल। तो ये जो ट्राइंगल है ओ टी ए या ओ ए टी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी ए, तो टी ए को फाइंड करना है। देखिए ऐसा तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर उसका रूट। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ट्रिपलेट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो आपका ट्रिगोनोमेट्री पे, जियोमेट्री पे बहुत अच्छा, आपका मेन सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट, हर एक जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है आपको रटा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं एक ट्रिपलेट जो है 5, 12 और 13। तो इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ना, 10, 24 और 26, ठीक है। तो 26 हाइपोटेन्यूज है, तो टी ए का लेंथ कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको पहले से इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस एक बार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि पहली बार अगर देख रहे हो तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जानते हो ये जो फॉर्मूला है, जन्मों जन्मों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो, हर एक शिफ्ट में लगभग आता ही है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला बनता है इसका, तीनों ही केस में एकदम पहले जो है, तीनों ही केस में एकदम पहले आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये मतलब कैसे याद करना है वो मैं बोल दे रहा हूँ, पहले ही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करते करते आप अगर रिलेटेड फॉर्मूलाज जो है, रिलेटेड थ्योरीज जो है, उसको अगर आप लोग याद कर लोगे ना, तो आपका जो प्रैक्टिस है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सब चीज अगर क्लियर नहीं रहेगा एग्जाम में टाइम कंज्यूम होगा। अच्छा, तो पहले ही हर एक तीनों के केस में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद जो पहला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। दूसरे में बनता है हाफ, पहले आ जाएगा, हाफ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और लास्ट में जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। देख लो, एक चीज ध्यान रखना, बीच वाला तो सबको याद रहता है, इसमें कोई कॉन्फ्यूजन का बात नहीं है, लेकिन पहला और तीसरा इसमें कॉन्फ्यूजन हो जाता है। अगर दो जो है, ये जो दो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर रहा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये दो अगर बाहर आ गया ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ए प्लस बी का सी का अगर होल स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, और इधर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा तो माइनस नॉर्मल कुछ नहीं आएगा, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये जो पहले ही तीनों के पहले ही जो ए प्लस बी प्लस सी है, अगर ये ए प्लस बी प्लस सी जो है ये अगर 0 हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या होता है, ये इक्वल हो जाएगा 3abc के साथ, ठीक है। जिसके ऊपर बेस करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। देखिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका रहना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा, या पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब जो लोग प्रैक्टिस करके आया है ना, उसको पता ही है कि यहाँ पे जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया है, वो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा 0 ही होगा। वो लोग मतलब वो लोग क्वेश्चन में चेक नहीं करता है कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोगों को पता ही है पहले, ठीक है। तो डायरेक्ट 3abc पुट करेगा वो लोग, फिर सॉल्व करेगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा। देखिए जैसे नीचे वाला जो है a माइनस 2b माइनस 4c और 4c माइनस ए, तो आप देखो अगर a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो देखिए a माइनस 2b, तो 2b के साथ 2b कट जाएगा,
4c के साथ 4c कट जाएगा, a के साथ a कट जाएगा। मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी, जो ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे ये 0 हो गया। a प्लस बी प्लस सी जो था ये 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा 3abc के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ऊपर में जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वहां पे 64 जो है ये 4 बन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 3 आएगा और a स्क्वायर माइनस 4b² इसका क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस 2b तो आएगा और a माइनस 2b आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला है 4 इंटू b² माइनस 4c², इसमें भी आप अगर देखोगे तो 2b प्लस 4c आएगा, मैं लिख दूं 2b प्लस 4c आएगा और आपका 2b माइनस 4c आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरे वाले को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, और ऐसे ही नीचे जो है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, यहाँ पे भी आपका वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा 3 इंटू ए माइनस 2b और 2b माइनस 4c और आपका 4c माइनस a। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे 3 तो कट ही जाएगा और हर एक केस में जो माइनस वाला फॉर्म है वो कट जाएगा। a माइनस 2b कट जाएगा, 2b माइनस 4c कट जाएगा और ऊपर भी 4c माइनस a आएगा और 4c प्लस a आएगा, तो भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ प्लस वाला रह जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस 2b आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2b प्लस 4c और यहाँ पे आ रहा है 4c प्लस a। ठीक है, तो अब देखो a प्लस 2b, 2b प्लस 4c, 4c प्लस a, तो c या d में से एक हो जाएगा। आप अगर 2 को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आप लिख सकते हो b प्लस 2c। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज ध्यान रखना, सी और डी दोनों ही लगभग सेम ऑप्शन है देखने में, बहुत इस तरह का गलती सिली मिस्टेक्स हो जाता है। तो 2 को अगर बाहर लेके लिखेंगे तब डी बनेगा, अगर 2 को बाहर कॉमन लेके नहीं लिखेंगे तब बहुत लोग सी टिक कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है। अच्छा, एक टिप्स जो है, क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नहीं लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दूसरा लाइन हम लोग कॉपी में लिखेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए क्या आएगा, 8√3 आएगा, साइन 30 है तो कितना आता है, हाफ आता है, tan 60 है कितना आता है, √3 आता है, माइनस 3 cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो 1/2 लिखेंगे, प्लस 2 cos स्क्वायर 30, तो cos 30 क्या होता है ना, √3/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब वैल्यू जो है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, ये एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आपको सोचना पड़े तो कोई माफी आपको नहीं मिलेगा, आप समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब पूरा रटा होना चाहिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, 8 के साथ √3 दो बार है तो 8 3 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 3/2 यहाँ बन रहा है, यहाँ भी 3/2 बन रहा है, तो 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 3 कट जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए the width of the path around a square field is 4.5 meter and its area is 105.75 meter square। तो पाथ जो है उसका width भी दिया गया है और उसका एरिया भी दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। ठीक है, तो पाथ के चारों तरफ आपको फेंसिंग करना है, बाड़ लगाना है, तो पर मीटर में 100 रुपये के हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन के पीछे इसको सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट है, उसको पहले हम लोग समझेंगे, और क्वेश्चन में एक छोटा सा गलती है, ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको दो तरह से पूछा जाता है कि एरिया ऑफ पाथ
आउटसाइड अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, और एरिया ऑफ पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल भी रह सकता है, स्क्वायर भी रह सकता है, हम लोग के यहाँ पे स्क्वायर बोला गया है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाथ जो है कभी आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर का बाहर की तरफ रहता है या तो कभी उसके अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में पाथ का जो एरिया है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। जब पाथ जो है बाहर रहेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू पी इंटू डब्ल्यू प्लस 4w स्क्वायर, और जब अंदर रहेगा पाथ तब होगा p इंटू डब्ल्यू माइनस 4w स्क्वायर। p क्या है, p है आपका पेरीमीटर और w है आपका विड्थ ऑफ द पाथ, और p है उस रेक्टेंगल या स्क्वायर का पेरीमीटर। क्लियर है बात, आसान फॉर्मूला है। अगर बाहर रहेगा तो प्लस ऐड हो जाएगा, अगर अंदर रहेगा तो माइनस होगा, p इंटू डब्ल्यू प्लस 4w स्क्वायर और p इंटू डब्ल्यू माइनस 4w स्क्वायर। अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे इसको कि कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे तो फॉर्मूला याद रखने से ही काम चल जाएगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो पहला केस है, इस केस में क्या है ना, पाथ जो है आपका बाहर की तरफ है, ठीक है। तो देखिए मैं मान लेता हूं ये जो है, जो विड्थ है ये है b, और जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो है a। अगर स्क्वायर होगा तो a इजिकल टू b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b। क्लियर है बात। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका a इंटू डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि विड्थ है w और लेंथ जो है दैट इज a, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू डब्ल्यू। ऐसे ही नीचे वाला जो है ये भी हो जाएगा a इंटू डब्ल्यू, और साइड में जो है जो जिसका विड्थ जो है w है और लेंथ जो है b है, ये हो जाएगा b इंटू डब्ल्यू, और ये हो जाएगा आपका b इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हो चारों कोने में जो छोटा छोटा चार, चारों कोने में मतलब ये वाला जो छोटा छोटा चार आपका स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी जो पूरा एरिया है उसका लेंथ हम लोग को मालूम चल गया। तो जो छोटा छोटा स्क्वायर बन रहा है उसका स्क्वायर का साइड कितना है w, तो 4 स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4w स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग ऐड कर दिए। और p इंटू डब्ल्यू कैसे बन गया ना, यहाँ पे टोटल एरिया कितना बन रहा है, टोटल एरिया बन रहा है आपका aw प्लस आपका aw प्लस आपका bw प्लस आपका bw। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल के केस में 2 इंटू ए प्लस बी, अगर स्क्वायर होगा तो 4 इंटू ए या 4 इंटू बी, ए और बी इक्वल हो जाएगा, तो p इंटू डब्ल्यू हो गया आपका ये चारों जो स्क्वायर है उसको छोड़ के बाकी का एरिया, ठीक है। तो ये हो गया बाहर वाला केस, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि p इंटू डब्ल्यू प्लस 4w स्क्वायर क्यों हो रहा है। ऐसे ही अगर अंदर वाला पाथ आया, देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसे तो आप लोग बहुत तरीके से बना सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला इस तरह से आपको याद रहेगा डायरेक्ट तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर अंदर की तरफ रहा तब दिक्कत समझ लीजिए। देखिए इस केस में जब अंदर की तरफ रहा तो ये जो डार्क ब्लू है ये है आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर, उसके अंदर में रास्ता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है ना, देखिए मान लीजिए ये जो विड्थ है इसको हम लोग b मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है ये a है, ठीक है, और ये है b, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा है, ये पूरा जो रीजन है देख लीजिए, ये जो पूरा है, ठीक है, अच्छे से रीजन को देख लीजिए क्योंकि ये चला जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है ये हो जाएगा आपका AW, ठीक है। वैसे ही नीचे वाला ये जो पूरा रीजन है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका AW, ठीक है। वही लॉजिक है, विड्थ है W और लेंथ है A। ऐसे ही साइड में जो है ये वाला रीजन ये हो जाएगा आपका BW, पूरा का बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का बात हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा BW। ऐसे ही इधर भी पूरा भी कर लेंगे तो हो जाएगा BW। तो आप अगर देखोगे तो इसमें ये कोने वाला जो एरिया है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका लंबा वाला, और इसको अगर ऐसा करेंगे तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो चारों कोने पे ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार में से 1 बार माइनस करेंगे तो 1 ही बार रह जाएगा। तो उसी लॉजिक से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया
यहाँ पे जो मैंने दिखाया उसी लॉजिक से PW माइनस 4W² यहाँ बन रहा है। ठीक है, देखिए ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, आप अगर याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैथ है क्लास 9-10 का मैथ है, तो अगर फॉर्मूला आपको याद रहा, लॉजिक थोड़ा सा क्लियर रहा, तो लगभग आपका 90 to 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई पेपर आपका ग्रेजुएशन के बेस बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से पेपर बन रहा है जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, तब पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि 9 और 10 का चीजें हैं, तो क्वेश्चन तो आसानी आएगा, आपको फॉर्मूला और थोड़ा सा लॉजिक क्लियर रहना चाहिए, लगभग सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो जितना हम लोग अभी तक समझे उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, अराउंड मतलब बाहर का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू डब्ल्यू प्लस आपका 4W²। ठीक है, यह है आपका पाथ का एरिया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 105.75। अच्छा, यहाँ पे आपका विड्थ जो है 4.5 है बोल दिया गया है। ठीक है, तो P इंटू 4.5 प्लस 4 इंटू, देखिए 4.5 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, किसी का भी स्क्वायर हम लोग जब फाइंड कर रहे हैं जिसके एंड में जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो कैसे करते हैं ना, उसका लेफ्ट साइड में जो नंबर है उससे आगे वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह है नियम है ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 20.25, 5 का स्क्वायर 25 और इधर आ जाएगा 4 इंटू 5 20। ऐसे अगर 75 रहा तो 25 आ जाएगा इधर और 7 इंटू 8 आ जाएगा, 7 इंटू 8 तो हो जाएगा 5625। अच्छा, तो ये आ रहा है 20.25, दैट इज इक्वल टू 105.75। अब देखिए P इंटू 4.5 ये कितना आ रहा है ना, 105.75 माइनस आपका, देखिए 25 साल में क्या होता है 100 होता है और 4 इंटू 20 80 होता है, तो इधर एक आ जाएगा तो 81 इधर आ जाएगा, तो ये बन रहा है आपका 75 पॉइंट, ये 4 और ये 2। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, 24.75 को अगर हम लोग 4.5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो जाएगा ही, तो पहले पॉइंट को ठीक कर लेते हैं, 2475 बाय आपका 450, तो यह आ जाएगा 90, 5 4 20, तो 47 आ गया, 5 9 45, तो 2 आ गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो 9 से आपका जा रहा है तो 9 5 45 और फिर से आपका आ रहा है 45 तो 5, तो ये नीचे आ रहा है 10। ठीक है, तो ये है आपका P। अच्छा, P मतलब क्या, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है आपका ये, क्लियर है बात। अब देख लीजिए P अगर ये है मतलब 4A, 4 इंटू साइड ये हो गया 55 बाई हो गया आपका 10। ठीक है, तो ये अगर 5 से काटेंगे तो 11/2, तो ए का वैल्यू आ रहा है 11/8। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपका डायग्राम देखिए, पहले कैसा था, डायग्राम था आपका ऐसा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसके बाहर की तरफ रास्ता है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फेंसिंग करना है किसका, फेंसिंग करना है आपका पाथ का, तो पाथ का फेंसिंग करने में कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो पाथ का अगर फेंसिंग करना है मतलब कौन सा वाला, ये वाला का बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्या, ये वाले का बात हो रहा है, ये है पाथ का फेंसिंग। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में यहीं पे गलती है, क्योंकि आप देखोगे अगर पाथ का फेंसिंग करना है, ठीक है, तो पाथ भी तो एक स्क्वायर शेप का है, क्योंकि स्क्वायर शेप का जो फील्ड है उसके बाहर ही पाथ है, तो पाथ भी आपका स्क्वायर शेप का है, तो पाथ का साइड कितना हो जाएगा ना, हम लोग का जो ये आया कि 11/8, 11/8 किसका लेंथ है, 11/8 है आपका इसका लेंथ, ये है 11/8। ठीक है, मतलब ये वाला लेंथ, ये हर एक साइड, ये तो स्क्वायर है ना, तो हर एक साइड जो है 11/8 है, तो हम लोग को पाथ का फाइंड करना है, तो पाथ का फाइंड करने के लिए हम लोग को ये ऐड करना पड़ेगा और ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 4.5 प्लस 4.5 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, अगर पाथ का हम लोग फाइंड करना चाहे, मैं आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्यों क्वेश्चन गलत है, कि पाथ का अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो ये बन जाएगा 11/8
जो आपका स्क्वायर का साइड है, प्लस हो जाएगा आपका 4.5 प्लस 4.5, मतलब क्या 9। ठीक है, ये बन गया पाथ का साइड। तो ये बन गया कितना, 9×8 = 72, 72 + 11 = 83, 83/8 ये बन गया पाथ का साइड। ठीक है, अब पाथ का साइड अगर ये बनेगा तो इसको फेंसिंग करना है, चारों तरफ करना है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इंटू 4 और इंटू हो जाएगा आपका 100, क्योंकि पर मीटर के हिसाब से आपका 100 खर्चा हो रहा है। तो ये आ गया 2, तो ये खर्चा आ रहा है 2 से कटेगा अगर तो 50 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 0, 5 3 15, एक रह गया, तो 5 8 40 और एक 4150 आ रहा है आपका, अगर क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उस तरह से अगर हम लोग करें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हो बहुत कम खर्चा है, तो खर्चा अगर कम है मतलब क्या, जो पेरीमीटर है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर जो फील्ड है उसके चारों तरफ अगर फेंसिंग करेंगे तो आप देख सकते हो जो ए है 11/8। ठीक है, पूरे का वैल्यू कितना आया था, पूरे का वैल्यू आया था आपका 11/2, क्योंकि ये था आपका पेरीमीटर। अब इसके हिसाब से अगर फेंसिंग करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 11 × 50, तो 550 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है कि स्क्वायर जो फील्ड है उसके चारों तरफ अगर हम लोग फेंसिंग करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, क्योंकि अगर पाथ का चारों तरफ फेंसिंग करेंगे तो खर्चा अलग आएगा। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द, ये फील्ड कर लेना है, फील्ड। ठीक है, देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैंने जितना डिटेल में हो सके वैसे समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हर एक बच्चा जो देख रहा है इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देखिए जो लोग तेज है, जो लोग को अच्छे से आता है, वो लोग क्या करेगा, वो लोग वीडियो को पॉज करेगा, सॉल्व करेगा, और जब स्किप करेगा तभी उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया उसी से कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो लोग जो पहले से सीख किया है वो लोग स्किप कर करके कर सकता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको तो थोड़ा सा बैठ के धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। आगे से जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, पहली बार है तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए, हर एक लॉजिक को क्लियर कीजिए। अगर बेसिक्स ठीक रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस एक ही फॉर्मूला है, PW + 4W²। अगर बाहर रहा, अगर अंदर रहा तो PW - 4W²। चलिए, क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्रिकल सर्कल से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ए सर्कल विथ सेंटर O, chords PR and QS meet at the point T when produced। देखिए ये है सर्कल जिसका सेंटर है O और PR and QS कॉर्ड है जिसको हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं तो P पॉइंट पे मीट करता है, एंड PQ इज ए डायमीटर। अच्छा, एक चीज देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के जब हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं तो आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग को पता नहीं होता, कि हो सकता है कि थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो जाए। ठीक है, तो आप ड्राइंग को तब थोड़ा सा चेंज कर ले, या आप अलग से भी ड्राइंग थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले, उसके बाद आप थोड़ा सा समझने के बाद ड्राइंग करें। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, क्यू पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट करना है सो दैट वो डायमीटर बन जाए। इस तरह से होगा कुछ डायग्राम। ओके, तो डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। पी आर है, टी पॉइंट पे मीट करता है, ये है क्यू और ये है एस, और पी क्यू जो है आपका डायमीटर है। ठीक है, ओके, अब देखिए, इफ आर ओ एस, एंगल आर ओ एस है 42 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है आर ओ एस, ये है आपका कितना ना, ये है आपका 42 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट रहता है पहले से ही, इस तरह का दो केस बनता है, दोनों केस ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला केस है जहां पे दो कॉर्ड जो है AB एंड CD
इंटरसेक्ट करता है सर्किल के अंदर, ठीक है। और बोल दिया रहता है कि ए और सी जो है x डिग्री है, बी और डी जो है ये है आपका y डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करना होता है APC या BPD, दोनों का वैल्यू सेम ही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया गया है। तो दोनों का वैल्यू जो होता है दैट इज हाफ ऑफ x प्लस y डिग्री। बस सिंपली है कि हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस में उसका आधा बनाता है, या सर्कमफेरेंस में जो बनाता है सेंटर पे उसका डबल बनाता है। तो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे y/2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर x है तो सर्कमफेरेंस पे x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा जो है एक्सटर्नल एंगल है, तो y/2 प्लस x/2, तो हाफ ऑफ x प्लस y डिग्री। ये होता है एक केस। और दूसरा केस होता है जहाँ पे ऐसे ही ए बी कॉर्ड जो है और DC कॉर्ड जो है दोनों को प्रोड्यूस करने के बाद P पॉइंट पे मीट करता है। तो जहाँ पे AOC जो है y डिग्री है, मतलब AOC और B और D दोनों ही आपका पता रहता है, ठीक है। तो APC या BPD का वैल्यू क्या होता है, हाफ ऑफ x माइनस y डिग्री, जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों थियरम ही मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया सो दैट आपको ये याद रहे। देखिए इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ दूसरे वाले की तरह ही है कि यहाँ पे 42 डिग्री तो दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हो PQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 180, ठीक है। तो आपका T का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 180 माइनस 42 बाय हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए कैसे करेंगे, 180 माइनस 42, तो 180 माइनस 40 140, 140 माइनस 2 तो 138/2, 138/2 मतलब हो जाएगा 69 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है आपको माइंड पे ही करना है, और कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। आप अगर मेरी वॉइस को फॉलो करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कैसे हम लोग छोटे छोटे स्टेप पे ब्रेक करके कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज जो मैं करता हूँ यहाँ पे पूरा फिजिबल है एग्जाम हॉल में करने के लिए, और हर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन है आपका DI से। DI के क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो पढ़ना है। ज्यादातर केस में आपको जो पूछा गया है उसको पढ़ने से ही क्वेश्चन का मतलब पता चल जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तब आप पहले का जो डाटा दिया गया है या पहले का जो लाइन लिखा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन दैट स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन से मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन है 70 डिग्री, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 75 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री। अच्छा, फैमिली जो है हर महीना 108,000 अर्न करता है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के साथ। तो 5 डिग्री मतलब कितना ज्यादा है उसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आप सीधा देख सकते हो 36 3 108, ठीक है, और इधर 3 5 15, ये आपको इतना तक दिख रहा है। अभी तक आपने जीरो कैलकुलेट नहीं किया है। अब आप ऑप्शन की तरफ एक बार देख लो, ऑप्शन में 15, 150, 1500, 15,000 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1500 है, ठीक है। तो आपको कॉन्फ्यूजन नहीं होगा जीरो को लेकर, तो आप सीधा बोल सकते हो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आसान होगा। अ वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड इन सच ए वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, ग्राउंड है, पोल है और इधर आपका टावर है। क्या बोला जा रहा है ना, टॉप ऑफ द पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये वाला एंगल, यह है कितना, यह है आपका 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहीं से बात हो रहा है टॉप ऑफ द पोल से, वहां से जो टावर का बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है कितना ना 30 डिग्री। अच्छा,
इफ द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट जो है 76, मतलब ये वाला लेंथ ये है 76, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 डिग्री है 60 डिग्री है, बस वही ऑपरेशन करना है। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो है इसका लेंथ है ए, अगर ये ए है मतलब तो पोल भी ए होगा, अगर पोल ए है तो ये भी ए है। ठीक है, तो 30 के उल्टे तरफ अगर ए है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60, 60 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा, √3a। क्लियर है बात। अच्छा, ऊपर वाला ट्रायंगल अगर देखेंगे तो ये है 30, तो यहाँ पे 30 के उल्टे तरफ कितना है, 30 के उल्टे तरफ है √3a, तो 60 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा, 60 के उल्टे तरफ मतलब इसका लेंथ जो है ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √3, तो 3a। ठीक है, तो देखिए आपका 3a प्लस a, इसका मतलब 4a, 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 76, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 90। आपको पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल है 90, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए, मतलब जो स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, उसमें बस ये 3 डायग्राम अगर आप याद रखोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में एंगल या तो 45-45 रहेगा या तो 30-60 रहेगा, ज़्यादातर केस में 90% केस में। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप देख सकते हो 45 के उल्टे तरफ अगर ए है, ये भी ए है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा √2a। ऐसे ही 30 के उल्टे तरफ अगर ए है तो 60 के उल्टे तरफ √3 है, तो हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा 90 के उल्टे तरफ, दैट विल बी 2a। क्लियर है, अगर 60 के उल्टे तरफ √3a है तो 30 के उल्टे तरफ a हो जाएगा और 90 डिग्री के उल्टे तरफ 2a हो जाएगा। ठीक है बात। अगर ऐसा हुआ कि 60 के उल्टे तरफ अगर ऐसा हो गया कि a हो गया, तो 30 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू a/√3। जो 30 के उल्टे तरफ रहेगा उसका ही 2 गुना हो जाएगा 90 डिग्री के उल्टे तरफ। क्लियर है बात। ये सब मतलब एकदम माइंड में रटा होना चाहिए। अगर ये सब रटा हुआ रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा आपका। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहली बात आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि पहले रीडिंग में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, और दूसरी बात कि आपका 30, 60, 45 वाला मामला पूरा क्लियर रहे। चलिए क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 is equal to the loss incurred when the article is sold for 448. What will be the selling price of the article if it is sold at a 10% loss? अच्छा देखिए, मतलब बोला जा रहा है कि 832 पे बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 448 पे बेचने पर उतना ही लॉस होता है। अच्छा, मतलब हम लोग अगर मान ले कि कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज x, तो 832 प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, 832 माइनस x यहाँ पे लॉस का बराबर हो जाएगा, तो x माइनस 448। तो यहाँ पे आप देखिए 2x इक्वल टू क्या आ रहा है, कैसे ऐड करेंगे देखिए, पहले 800 और 400 लेंगे तो 1200 हो गया, प्लस 48 प्लस 32, तो पहले 50 प्लस 30 80, तो 1280, मतलब x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 640। अच्छा, इसके बाद पूछा जा रहा है कि इसको 10% लॉस में बेचना है, मतलब क्या हो जाएगा ना 90/100 हो जाएगा। आप 90/100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि 640 का 10%, इसका 10% कितना ना, इसका 10% हो जाएगा आपका 64, वो अगर इससे माइनस कर दोगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब जिससे जल्दी हो जाए आपका, तो 90 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। आप देख सकते हो 6 होगा आपका यूनिट डिजिट, क्योंकि 4 और 9 है तो 6 आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो है डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है आपका एवरेज से, ठीक है। जिन लोगों को क्रिकेट के बारे में नॉलेज है या जो लोग फॉलो करते हैं उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा टफ बन सकता है, क्योंकि चीज़ें उनका अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं पहले से ही मान रहा हूँ कि जो देख रहा है उनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं आता है, ठीक है। देखिए, इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game the run rate was only 7.2. What should be the average run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 272 runs? पहली बात, रन रेट क्या होता है ना, एक ओवर पे अब जितना रन बना रहे हो उसको बोला जाता है रन रेट, ठीक है। एक एवरेज है, कितना ओवर का गेम है ना, 40 + 10 50 ओवर का गेम है, ठीक है। 50 ओवर में आपको टारगेट कितना रन बनाना है ना, 270 रन बनाना है। बोला जा रहा है कि पहले का जो 10 ओवर है उसमें आपका रन रेट जो है 7.2, मतलब पहले का 10 ओवर में से हर एक ओवर में 7.2 करके रन बन रहा है, ठीक है। तो पहले 10 ओवर में कितना रन बनेगा ना, 10 × 7.2 दैट विल बी 72। आपको पहुंचना है कितना रन तक, 50 ओवर में आपको पहुंचना है 272 तक। तो पहले 10 ओवर में आपका 72 हो गया है, तो 72 होगा माइनस करेंगे तो 200 रह जाएगा, ठीक है। ये 200 रन कितना ओवर पे बनाना है, ये आपको बनाना है 40 ओवर पे, ठीक है। तो रन रेट कितना होगा, मैंने पहले ही बोला कि हर एक ओवर में जितना रन बनाना है उसको हम लोग बोलते हैं रन रेट। तो 200/40 ये हो जाएगा 5, तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो रिमेनिंग 40 ओवर है उसमें आपको 5 रन करके बनाना है, तभी आपका टारगेट जो है 272 पहुंच जाएगा। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2014 टू 2017 टू दिया गया है, इज व्हाट परसेंट मोर देन the total exports of car of type A in 2015 to 2018, ठीक है। तो पहला बात ये समझिए कि कहाँ पे गलती होता है। बहुत क्वेश्चन में ये दे देगा 2 के जगह पे एंड, ठीक है, और बहुत क्वेश्चन पे 2 ही रहेगा। तो अगर 2 रहा मतलब 2014 से लेकर 2017, तो मतलब 3 और 1 4 साल का आपको डिटेल्स लेना है। अगर एंड रहा तो सिर्फ 2014 सिर्फ 2017 का आपको डिटेल्स लेना है। दूसरी बात, कभी कभी ये रहेगा कि कितना परसेंटेज है, कभी कभी रहेगा कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है। अब एक ही बार लैंग्वेज को पढ़ो, धीरे से पढ़ो, लेकिन एक ही बार में आप समझ भी लो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 बोला गया है, तो बोला जा रहा है 2014 से लेकर 2017 तक, मतलब इन 4 सालों में जो एक्सपोर्ट्स ऑफ कार है टाइप बी का वो कितना ज्यादा है 2015 से लेकर 18 तक टाइप ए से, ठीक है। देखिए, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, अच्छा खासा नंबर है। तो 14 15 16 17 बी के लिए 14 15 16 17, देखिए कैसे ऐड करेंगे समझिए ना। 225, तो पहले हम लोग जो 100 प्लेस में जो है उसको ऐड कर लेंगे। 200 + 200 400, 400 + 200 600, 600 + 200 800, तो 800 हो गया। बी के लिए बात हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 25 और 50 75, और इधर है 75 मतलब 150, तो ये है 950। अच्छा, इसके बाद देखिए बोला जा रहा है ए के लिए बोला जा रहा है 2015 से 18 तक, तो 15 से 18 तक मतलब देखिए वही पहले 100 प्लस को ऐड कर लेंगे। 100 + 200 300 + 100 400 प्लस है इधर 300, तो 700 हो गया। अच्छा, और इधर देखिए कितना कितना बच गया ना, 50 प्लस आपका 75, तो 125 125 प्लस आपका 75, तो 200, ठीक है। तो ये आ रहा है 900। आपको पूरा सब लिखना नहीं है, बस ध्यान रखना है किसके बारे में बात हो रहा है, और ऐसे ही आपको माइंड में ऐड कर लेना है, तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। हैबिट आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कितना ज़्यादा है ना, 50 ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, 900 में ज़्यादा है, तो × 100।
तो आप देख सकते हो 50/9 आ रहा है, तो 9 5 45। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले 5 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हो, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करिए, देखिए ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा नजर दीजिए, हो सकता है कि थोड़ा सा करने के बाद ही आप ऑप्शन को टिक कर पाओ। डीआई का क्वेश्चन है हिस्टोग्राम के ऊपर। देखिए पहले ही मैंने बोला है, जब डीआई का क्वेश्चन हो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ, देखिए जो पूछा गया है, बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स विथ डेली वेजेस लेस देन 180, लेस देन 180 is what percentage of the number of workers with daily wages more than 190। आपको ध्यान रखना है कि व्हाट परसेंटेज यहाँ पे बोला गया है, व्हाट मोर और लेस ये भी आपको बोल सकता था, तो लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, तो लेस देन 180, लेस देन 180 में क्या क्या आ रहा है ना, 55, 80 और आपका 108। तो अगर ऐड करेंगे तो देखिए 55 प्लस 80 135, 135 प्लस है 108, तो 235 पहले आ गया, फिर आपका 8, तो 243। कितना परसेंटेज बोला है। अच्छा, और इधर देखिए, इधर क्या आ रहा है ना 190 से ज्यादा, तो 190 से अगर ज्यादा होगा तो क्या क्या आ जाएगा ना 150 प्लस 105, तो 255, 255 प्लस 70, तो 255 प्लस 70 तो 325। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है कितना परसेंटेज आ रहा है। ओके, इनटू 100। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 20 और इधर आ जाएगा 5 6 30, 5 5, तो 3 से तो 243 जाएगा, लेकिन 3 से आपका 65 नहीं जाएगा। ठीक है, तो और एक बार 5 से काट सकते हैं, 5 4 20 और 5 13 65। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका 4 3 12, उधर एक रह गया, 24 इंटू 4 96 इंटू 96 प्लस 1, तो 97 बाय हो गया 13। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा आपको करने का जरूरत नहीं है, उतना ही करो जितना जरूरत है। देखिए तो 13 7 91, तो 7 से गया तो 91 अगर रहेगा तो 62 आ जाएगा, 62। अब देखिए यहाँ पे 74 है 75 है, तो किससे जाएगा 62 मतलब 4 से जाएगा। ठीक है, तो 74 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर। देखिए एक्स वाई एंड जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 डेज रेस्पेक्टिवली। इतना पढ़ते ही सीधा दिख रहा है कि 46, 92 और 23 सब 23 का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप और जो एलसीएम होगा 92 हो जाएगा। एक स्टार्टेड द वर्क। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहला जो कैलकुलेशन होता है वो कर लेता हूँ। एक्स है 46, वाई जो है ये है आपका 92 और जेड जो है ये है आपका 23। तो 46 से आगे जाएगा तो एक, 92 से सॉरी 92 हो जाएगा आपका एलसीएम, 42 से आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 92 से जाएगा तो 1, तो 23 से हो जाएगा 4, तो टोटल हो गया 7। ये हो गया एफिशिएंसी राइट वाला 214। अब देखिए ये देखिए टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन आता है या पाइप एंड सिस्टम का जब क्वेश्चन आता है, ये होता है पहला काम, ये जो मैंने अभी तक किया है। ठीक है, तो इसको आपको जल्दी जल्दी कर लेना है, इसको जल्दी जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको एलसीएम जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब बोला जा रहा है एक स्टार्टेड द वर्क, वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 डेज। अच्छा, 2 दिन तक, 2 दिन तक एक सिर्फ अकेला किया, एक सिर्फ अगर अकेला करेगा तो 2 दिन में 4 काम करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है ना, Y joined him after 2 days. अच्छा, if Z joined them after 8 days from the beginning, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, if Z joined them after 8 days from the beginning। अच्छा, तो पहले से 8 दिन के बाद, तो पहले 2 दिन हम लोग कंसिडर कर लिए हैं, तो उसके बाद 6 दिन तक, उसके बाद 6 दिन तक एक्स और वाई दोनों ही मिलके करेगा, एक्स एंड वाई। अब पहले था एक्स। अच्छा, तो 6 दिन में एक्स और वाई कितना काम करेगा ना, 3 कर करके करेगा तो 18 काम कर लेगा। अच्छा, अब एक्स वाई एंड जेड तीनों मिलके काम कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, देन फॉर हाउ मेनी डेज एक्स वर्क।
अच्छा तो देख लेते हैं कितना काम हुआ, 22 काम हुआ, कितना रह गया आपका 70 काम। 92 से अगर 22 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, और सबका एफिशिएंसी मिला के आ रहा है 7, तो 10 दिन, तो 10 दिन और काम करने से 70 काम हो जाएगा। तो देखिए एक्स जो है सबसे मेहनती वाला बंदा था, एकदम पहले से लेकर एकदम लास्ट तक काम किया है। तो 10 6 16, 16 2 18, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, डीआई का क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का ऊपर क्वेश्चन है। देखिए सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन व्हिच ईयर वेयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए 55 million less than the average export of cars of type B over 5 years। अच्छा, क्वेश्चन को पहली बार पढ़ने के बाद अच्छे से समझ लीजिए क्या फाइंड करना है। आपको बोला जा रहा है कि बी का 5 साल का जो एवरेज है उससे अगर 55 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो ए का किस साल का वैल्यू है। ठीक है, देखिए तो पहला काम है बी का जो वैल्यू है, जैसे आपका 225 और 250, इन सब का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 है। अब एक चीज अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 225, 250, 200, 275 और 325, हर एक नंबर जो है आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और एवरेज फाइंड करने के लिए आपको 5 से तो डिवाइड करना ही है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करके सबको ऐड कर दे, तो हम लोग का एवरेज ही मिलेगा, है कि नहीं। तो देखिए 225 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, 250 को करेंगे तो 50 आ जाएगा, 200 को करेंगे तो 40 आ जाएगा, 275 को करेंगे तो 55 आ जाएगा, और 325 को अगर करेंगे तो 5 6 30 और 5। ठीक है, इन सबको अगर ऐड करेंगे कैसे करेंगे, देखिए 6 5 11, 4 15, 5 20 और 20 और 4 24, तो 240 आ रहा है, और इधर 15, तो 255 बन रहा है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है कि किस साल में ए का जो एक्सपोर्ट है 55 मिलियन लेस है एवरेज से, मतलब इससे अगर 55 मिलियन लेस करेंगे तो क्या बनेगा एवरेज का, मतलब ए का वो है 200। तो कौन सा साल में है, देखिए ए में 200 आ रहा है, कौन सा साल में, पहला साल में 2014 में आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो कैलकुलेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे कर रहा हूँ अच्छे से देखिए, उस तरह से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ कार रन्स फास्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। देखिए एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब दो स्पीड दिया रहता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं और एवरेज स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह का गलती बहुत होता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए ये फॉर्मूला को हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब दोनों ही केस में, जब x से जा रहा है जब y से जा रहा है, सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ध्यान रहना चाहिए ये, अगर सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत लोग ऐसा होगा ये फॉर्मूला को जानते होगा और क्वेश्चन को देखते ही इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लोग को पता है कि टोटल डिस्टेंस बाई आपका टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 275 प्लस 315, 75 प्लस 15 कितना होता है 80 और 90, तो 590 हो गया। और इधर हो जाएगा 275 बाई 50 पहले वाले में टाइम, और इधर हो जाएगा 315 बाई 70 दूसरे वाले में टाइम। तो देखिए कैसे करेंगे 590 और इधर आ जा रहा है 55, क्योंकि 55 इंटू 5 275, तो 55 बाई 10 मतलब 5.5 प्लस 315, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, तो 3 आ रहा है, तो 7 5 35, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 5.5 प्लस 0.5, तो 6 6 प्लस 4 10, तो 59 हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड।
कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, हर एक स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा वॉइस को फॉलो कीजिए और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप में ब्रेक करके कैलकुलेशन करिए, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ कॉस ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया है, सेक ए का वैल्यू दिया गया है, ए और बी 0 और 90 के बीच में है, बी का वैल्यू क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में पहला लाइन जो हम लोग लिखेंगे कॉपी में, दैट विल बी ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 जो होता है आपका √3/2 होता है, और यहाँ से sec a इजिकल टू 2 दिया गया है, तो a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, sec 60 क्या हो जाएगा, 1 वो हाफ हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो a है 60, b a माइनस बी है 30, तो b का वैल्यू आप देख सकते हो, b का वैल्यू हो जाएगा 30। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात। ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात। अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात। खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।